आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल बारी। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब ने एक किताब का विमोचन किया और उस किताब के विमोचन के समय पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसको लेकर के कई तरह से बहस चल रही है। और खास तौर से लोग जो कुछ कहा गया है उन तमाम चीजों को समझने और उसको अपने अपने अंदाज से उसका निष्कर्ष निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उस मौके पर उन्होंने कुछ बातें कही। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है और जल्द ही वहां पर जो है चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस की जो सरगर्मियां हैं वो भी अपने तौर पर चल रही हैं। उसके लिए बैठकों का दौर भी चलता रहा है, जिसे हम देखते आए हैं। लेकिन पिछले दिनों जब किताब के विमोचन के मौके पर मोहन भागवत साहब ने जो बातें कही, उसको लेकर के पूरे देश में एक तरह से चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो बातें कही है उसका नतीजा क्या है। क्योंकि हम आपको बताएं कि जैसे उन्होंने कहा कि देश में एकता के बिना किसी तरह का विकास संभव नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही अपनी बातचीत में। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि भीड़ के जरिए से जो पीट पीट कर हत्या की जाती है, तो ऐसे लोग वो हिंदू नहीं कहलाए जा सकते। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना है, उनका ताल्लुक हिंदुओं से नहीं है। बहुत बड़ी बातें जो है उधर से आई हैं। किस तरह की ये बातें हैं और जो है इसके क्या कुछ नतीजे आने वाली राजनीति पर पड़ने वाले हैं, उन तमाम चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम जाजू साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उपाध्यक्ष है पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अदीब साहब, हम आपके पास आएंगे। आपने तमाम चीजों को सुना, बयानों को देखा, अपने अंदाज से परखने की कोशिश की है। आप इन बयानों को किस तरह से लेते हैं? ये चुनावी बयान है। हम ये समझते हैं कि हर इलेक्शन से पहले एक बयान इस तरह का दिया जाता है। ये बयान कहाँ दिया गया है? ये बयान एक मुस्लिम मंच पे दिया गया है और उसी दिन हरियाणा में ये कहा गया कि साहब मुसलमानों को इस देश से खदेड़ के निकाल दो। अगर भागवत साहब को ये कहना था तो जो उनकी तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जाने कितनी सेनाएं, उनसे कहना चाहिए। कोई लिंच हम कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं। हमें क्यों समझाया जा रहा है? देखिए, भागवत साहब की बात हम मान लेंगे, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वही बात जो हम जिसके ऊपर हमने अपने खून को बांटा और हमने अपने मुस्लिम एक कौम के मुल्क को मना करके साझी विरासत में आए, हमें क्या समझा रहे हैं आप? अगर आप भागवत साहब उस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं जो सरवारकर और गुलवारकर की सोच है और वो तंजीम है, तो भागवत साहब को सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि जो लिखा है सरवारकर ने और जो कहा है गुलवारकर ने, वो सब गलत था। आज के दौर में नफरत के ऊपर समाज नहीं बनता है। वो सब जमाना चला गया जब लोग तलवारों पे और खंजरों पर और तीरों पे हुकूमत करते थे। अब दिल पे हुकूमत करने के लिए दिलों को मिलाना पड़ता है। तो जो सरवारकर ने और गुलवारकर ने कहा है, तो बंच ऑफ फ्लावर्स में जो कुछ लिखा हुआ है वो कहते हैं गलत है, उसी दिन हम मान लेंगे कि भागवत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो वो आप तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते? मैं उस बयान को सराहता हूं, लेकिन बयान अगर सिर्फ बयान के लिए हो, जो जुमला जो कहा जाता है, जैसे 15 लाख जेब में दे देंगे, वो बयान नहीं है, वो जुमला है।
भागवत साहब को चाहिए था कि सबसे पहले अपने संगठन को बिठाते, 60 65 70 जाने कितने इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में चर्चा करते कि अब देश को जरूरत है इस वक्त सबको हाथ लेकर, सबको साथ चलाकर, सबके दिलों को जीतने की जरूरत है। वहां तो कुछ कहा नहीं, और रोज रोज ये बयान आ रहे हैं, रोज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, और कहां जाके मुस्लिम मंच पे। तो ये हमारे दिल से तो नहीं निकल सकती, हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि ये सिंसियरिटी है इसमें। बिल्कुल, ये मैं सिंसियरिटी कितनी है, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते श्याम जी, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर अदीब साहब का मानना ये है कि ये एक जुमला भर है, लेकिन अगर आपकी नजर में इस पूरे बयान को हम समझना चाहें, आप उसे कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद अदीब जी का बयान मैं अभी सुन रहा था, मुझे दुख इस बात का हुआ कि अपने देश में हर विषय को राजनीति ओरिएंटेड सोचने की जो आदत लगी है, यही बीमारी मोहम्मद अदीब साहब की भी है। यानी बयान से तो वो सहमत दिखाते हैं, पर ये बयान देने का इंटेंशन ठीक नहीं है, बयान देने का मंच ठीक नहीं है, बयान देने वालों के मंशा ठीक नहीं है, ये तो जुमलेबाजी है। इस प्रकार के हल्के बातें करने से आप उस बयान में जो कंटेंट है, जिसमें देश का विजन जुड़ा है, आरएसएस के किसी भी प्रमुख ने इलेक्शन के पहले कब बोलते, बाद में कब बोलते, ऐसे कोई हल्के बयान जुमलेबाजी के लिए तो कभी आज तक नहीं दिए। आज तक जैसे है वैसे है, ना गोलवलकर जी ने दिए, ना बाला साहब देवव्रत जी ने दिए। बाला साहब देवव्रत जी ने भी जब इस प्रकार की भाषा में बात करना चाहा तो देश में चर्चा शुरू हुई कि अरे बदल गया, संघ बदल गया। भाई संघ नहीं बदला है, संघ की दृष्टि, संघ को देखने का आपका नजरिया बदला है। हमने कब कहा था कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो 100% जो डीएनए की बात बोली है भागवत जी ने कि वो सब यहाँ के ही है, भारत के है, भारत भूमि के है। उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, वो कन्वर्टेड हुए हैं। ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो एक समय के यहाँ के हिंदू ही थे, इस भूमि के पुत्र थे। ये जब हम बोलते हैं तो उसमें आपको आंखर क्या लगता है? ये रियलिटी है, और इसको कोई किसी को भगाना नहीं चाहता है। ये सबको, और देश का विकास अगर चलना है तो कोई तो भी एक कम्युनिटी खिलाफ है और एक कम्युनिटी, इससे देश का विकास नहीं होता। इतनी बड़े पैमाने पे जो कम्युनिटी है वो ऐसी रहेगी, अनपढ़ रहेगी, बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगी, वो पढ़ेगी नहीं, उनका रहन सहन ठीक नहीं होगा और देश आगे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। देश का एवरेज। श्याम जी, लेकिन जो है ये बात जो अभी अदीब साहब ने एक बात कही कि जिस वक्त किताब का विमोचन हो रहा था, ठीक 12 किलोमीटर नोएडा के सेक्टर 37 पर एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो रही थी। उसी तरह से जो ये देखा जाए, जो उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर एक पंचायत जमा होती है और उसमें बीजेपी हरियाणा का जो प्रवक्ता है वो खड़ा होकर के नफरत की बातें करता है। क्या ये लोग जो है मोहन भागवत साहब की उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, या उनके दिलों में मोहन भागवत साहब की वो बातें नहीं उतर पा रही हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? जहां तक संघ के कल्चर का सवाल है, संघ के नेचर का सवाल है और संघ के व्यवहार का सवाल है, आज तक मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, कोई भी मॉब लिंचिंग में संघ का जानकार, स्वयंसेवक या हिंदूवादी कार्यकर्ता इस प्रकार के मॉब लिंचिंग में कभी आपको नहीं मिला है। अभी अभी परसों जो इशू बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से परसेप्शन बनाने की बात हुई, वो भी आपको भी मालूम है आपके मीडिया के माध्यम से कि कोई हमारे मुस्लिम भाई की दाढ़ी का बाल काटकर और उसका इशू बनाने की शुरुआत हुई, और बाद में ध्यान में आया कि वो पांचों जो पकड़े गए और उन्होंने गुनाह कबूल किया वो मुस्लिम भाई ही निकले। पर मुझे एक बताइए, जब ये लॉजिकल कंक्लूजन तक गए तो ये बात सामने आ गई, पर जब बात सामने नहीं आई तो लोगों को क्या लगेगा? अरे इस प्रकार के नारे देने वाले, ये हिंदूवादी लोग, ये बाल दाढ़ी काटने वाला, इस प्रकार के हल्की बातों पर आरएसएस या इस प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा कभी भरोसा नहीं करती। इस प्रकार के मॉब लिंचिंग का तो उल्लेख खुद भागवत जी ने भी किया है। ऐसे बातों का ना हम समर्थन करते हैं, और खुद मोदी जी ने भी देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये बात बोली है।
कोई भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार की बात का बिल्कुल सरकार समर्थन नहीं करेगी। तह तक जाकर हम उसमें बात करेंगे। अब इतनी बात स्पष्टता से बोलने के बाद भी वो चुनाव के पहले बोल रहे हैं, वो मुस्लिम मंच पर बोल रहे हैं। अरे भाई कहीं भी बोलो, आज तक आरएसएस कोई पॉलिसी अपना परसेप्शन बदलने के लिए बात बदलती नहीं है। श्याम जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम एक दूसरे से आर्ग्यू करें, लेकिन यहाँ एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, जब आप भी किसी मंच पे जाते होंगे, जैसे किसी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी मंच पे आप जाएंगे, तो वहां के लोगों को देख करके उन्हीं की तरह की, उनको खुश करने की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। क्या इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए? जहां तक मोहन भागवत जी का सवाल है, वो जिस मंच पर जाएंगे उस मंच के बारे में सोचेंगे, वहां क्या बोलना है। आखिर सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी का बयान ये उस मंच तक सीमित नहीं रहता है। पूरे देश के आरएसएस का वो प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। आरएसएस के विचार का थॉट वो प्रस्तुत करते हैं और वो पूरी आरएसएस की विचारधारा है। संघ को आज तक कभी ऐसा नहीं कहना पड़ा कि मैंने जो वहां कहा उससे हम सहमत नहीं है या ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ऐसा कभी संघ के इतिहास में आपको नहीं दिखेगा। बाला साहब देवव्रत जी ने जब एक बार कहा था आरक्षण के विषय में, सामाजिक समता के विषय में, वो संघ का मत है। संघ कभी अपनी भूमिका अलग और बताने का चेहरा अलग, ये कभी संघ की रीति नीति रही नहीं है और उनको रखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब भी हैं। प्रोफेसर शिवाजी सरकार, चूंकि आप खुद उस प्रोग्राम में मौजूद थे, अगर आपसे उन चीजों को समझा जाए, उन चीजों को जानने की अगर हम कोशिश करें, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं, उस पूरे बयान को? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं सर? जी जी जी। नहीं, देखिए, इस बयान को जो है, मैं खैर हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि जुमला है, मैं इसको जुमला नहीं मानता जी। मैं संघ को और संघ की राजनीति को कहें, उसकी राजनीति को, बीजेपी की राजनीति को मैं बहुत जमाने से देख रहा हूँ जी। और एक चीज जो है, बीजेपी में अगर आप कहें तो कई बार जो है राजनीतिक बातें कई बार की जाती हैं, राजनीतिक उसमें कई तरह की चीजें कई बार हो सकता है बीजेपी का कोई नेता करे। बस संघ में जो है, संघ के नेता छोटे हो या बड़े जो भी है, उनमें एक अद्भुत अनुशासन है। वो जो संघ में जो बात तय होती है, और ऐसे नहीं होती है अचानक तय हो जाती है, वो संघ में सोच विचार के बाद संघ के जो आपके उनके जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, जिसके प्रतिनिधि सभा कहते हैं, वहां से जब बातें शुरू होती है, वहां से सारी बातों का मंथन किया जाता है और वो सारे जो मंथन करने के बाद जो है, तब जाकर संघ कोई निर्णय लेती है और वो निर्णय लेने के बाद जो है जो बात करते हैं वो सर्वोच्च है। जो सरसंघ चालक है वो भी वही कहते हैं और उसके बाकी लोग भी वैसे ही करते हैं। नहीं तो क्या ये बात मानी जाए, तो क्या शिवा जी, क्या ये बात मानी जाए कि सरसंघ चालक भी इस बात को मानते हैं कि समाज में नफरत का माहौल है और लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? संघ ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि समाज में जो है नफरत फैल रही है, जो उनको ये बात कहने की जरूरत पड़ी? समाज में जी एक चीज आप समझ, समाज के बाहर की चीज नहीं है। संघ समाज, संघ जाकर समाज से अलग हो क्या है कि एक समूह है और वो समूह जो है समाज से ही आता है। और संघ जो है, देखिए, संघ जो है कल्चरल चीजों को, संघ जो है लिटरेरी चीजों को, और संघ जो है समाजी सारी बातों को एक साथ देखता है। तो समाज में अगर कभी किसी भी वजह से कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो संघ जो है उसको इग्नोर नहीं करता है। संघ उस पर विचार करता है, संघ सोचता है कि संघ इसमें कैसे सुधार लाया जाए या गलत कहीं जा रहा है तो ये चीजें कैसे छोड़ी जाए। तो ये जो संघ, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज हमें समझना पड़ेगा, जहां तक हमें मेरे ख्याल में आरएसएस की समझ के लिए भी है, उससे जो लोग आरएसएस से काफी दूर होते हैं वो आरएसएस को भी बीजेपी का अंग समझ लेते हैं, जबकि है उल्टा। बीजेपी को आप कह सकते हैं कि आरएसएस का कोई सहयोगी दल हो सकता है, पर संघ जो है बीजेपी का दल नहीं है। तो संघ की जो सोच होती है
बीजेपी हर चीज को, जरूरी नहीं है कि हर चीज को बीजेपी संघ की हर बात को मानता, पर संघ जो बात करता है वो बात जो है बहुत सोच समझकर, और पूरे ऐसा नहीं है कि सतही तौर पे कोई वहां जो है कोई बात नहीं होती है, सतही तौर पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। वहां जितने भी लोग कोई भी जो है अच्छी तरह से पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर फिर डिस्कशन होता है, उसके बाद जाकर एक निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए संघ की अगर कोई चीज चाहता है तो मैं समझता हूँ दिल से ही चाहता है, जहन से चाहता है, और वो चाहता है, सिर्फ संघ की ही बात नहीं है यहाँ। संघ में एक चीज और अच्छी बात मैं मानता हूँ है, वो ये है कि संघ के सामान्य जो नेता हैं उनमें राजनीति की चाह नहीं होती है, उसमें राजनीतिक पदों की चाह नहीं होती है, इसलिए उन कुर्सियों को देख के कोई बात नहीं करता है। नहीं, तो ये एक चीज वो चाहते हैं, देखिए जी एक चीज जी जी आज नहीं, सुदर्शन जी का भी बात अगर आप ले लें, वो भी कहते थे इस देश में जो भी रहता है वो हिंदू है। अब आप हम उससे सहमत हो सकते, नहीं सहमत हो सकते, गलत बात है, पर अगर हम कहें कि हम भारतीय, अब उस दिन मोहन भागवत जी ने यही कहा कि ठीक है, आपको हिंदू अच्छा नहीं लगता, अब आप हमारे देश के रहे, भारतीय हैं, तो इसमें किसको इतराज होगा। तो संघ का एक चीज समझ लीजिए, संघ जो भी बहुत सी चीजें संघ जो भी करता है वो निश्चित रूप से ही सबको जोड़ के चलने के लिए करता है, जिससे कि सारे लोग, सारे देश के लोग और पूरा देश एक साथ चले, और जब एक साथ चलेगा तभी उस दिन जो उन्होंने जो फिर से कहा कि एकता होनी चाहिए, एकता कहाँ की एकता, एकता दिलों की एकता की बात उन्होंने की थी। और मैं समझता हूँ ये संघ के लिए या बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चीज है। और खास करके आप अगर देखें, आप बार बार कह रहे उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात, मैं इसको कश्मीर से अगर जोड़ूं, कश्मीर में अगर आज सरकार के नीतियों में भी कुछ परिवर्तन आया है, ये मत समझिए सिर्फ सरकार की वजह से आया है, कहीं ना कहीं उसमें संघ की जो सोच रही है, और संघ के बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कश्मीर में उन्होंने जिस तरह का काम किया है और लोगों से जुड़ के काम किया है, और उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जब कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, तो सबसे मिलके उन्होंने जो काम किया और जो बेस बनाया है, आज अगर बीजेपी के नेतृत्व में अगर उनकी सोच में थोड़ी सी आप परिवर्तन देखते हैं, तो वो परिवर्तन संघ की वजह से आता है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने की बात है, सिर्फ जुमला कह के चीजों को टाल देना जो है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इस वक्त सही नहीं है। ठीक है अदीप साहब, चूंकि श्याम जाजू साहब या फिर शिवाजी सरकार साहब जो बीजेपी को और संघ को बहुत करीबी से देखते आए हैं, कवर करते रहे हैं, शिवाजी सरकार साहब वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जुमला भर नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है मैदान पे और जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, वो आप उसे कैसे देखेंगे? बादी साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैंने ये कहा कि जो उन्होंने कहा वो उनको बोलना चाहिए था। जब आप कोई चीज करने जाते हैं और देश को बनाने जाते हैं, समाज को संभालना चाहते हैं, तो अपने संगठन को सबसे पहले बुलाना चाहिए था। क्या आरएसएस के चीफ ने अपने संगठन के लोगों को बुलाकर कभी एड्रेस किया है? जो खुलेआम दंगा करते फिर रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं, और ये अभी हमारे बहुत ही साथी ने कहा, श्याम जी ने, कि दाढ़ी का, अरे छोड़िए इन सब चीजों को, ये तो हम सब देख रहे हैं कि अभी वहां गाजियाबाद में कोई एक नए निकले हैं साधु बन के, जो 24 घंटे रोज बयान देते हैं। उस पे कोई आरएसएस का आदमी नहीं बोला, उस पे कोई हुकूमत नहीं बोली। तो ये वो चीजें हैं जो आदमी के दिमाग में आती हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ है, आप तो गवाह हैं इस बात के कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं लड़ता हूं, और मैं सबसे ज्यादा आवाज उठाता हूं, आप गवाह हैं इसके। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि दूसरी कौम के फंडामेंटलिस्ट के लिए खुला छोड़ दिया जाए? और जिम्मेदार कौन है इसका? या तो भागवत साहब हैं या मोदी साहब हैं। यही दो लोग हैं, क्योंकि भागवत साहब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, बजरंग दल हो और ये विश्व हिंदू परिषद हो, या जितनी भी जाने कहां से कितनी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बुला के सबसे पहले सख्त करना चाहिए था, और फिर मंच पे आके कहना चाहिए था कि हमने वहां कर्रा कर दिया है। आपकी जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है
अब अगर तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेते, गले से लगा लेते। लेकिन ये सब बातें करना, ये हम देखिए ऐसा है कि आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी दुनिया में हमारी हैसियत क्या हुई है। कभी आपने सुना है कि आरएसएस और या हमारे हिंदुस्तान की कोई जमात यूएन में डिस्कस हो, ह्यूमन राइट्स में, वर्ल्ड बॉडी में डिस्कस हो और उसका मुकाबला पाकिस्तानी जंगलियों के साथ किया जाए कि साहब वो भी आतंकवादी फौज है? ये मालूम है भागवत जी को कि थर्ड वर्ल्ड में क्या इस वक्त बहस हो रही है। सारे अखबार आप देख लीजिए, मैं 24 घंटे में 3 घंटे सिर्फ बाहर के न्यूज पढ़ता हूं, हमारी क्या शक्ल बन गई है। उसको क्लियर करने के लिए भी हो सकता है कि इन्होंने कहा हो, अमल उस वक्त होना चाहिए था। अगर एक बयान भागवत जी का आ जाए और ये कहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि अगर तुमने किसी भी कैफियत में ये नारे लगाए और उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन और उन्हीं की पार्टी का स्पोक्स पर्सन उसी वक्त वो बयान दे रहा है, गवर्नमेंट के कान में गूंज नहीं चुक रही है, पुलिस एफआईआर लिखने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगर मैं कह दूं या कोई दूसरा आदमी कह दे कि वे फलां को इस मुल्क से निकाल दो, 20 साल तक जेल में डालेंगे। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? बयान देने की जरूरत है चाहता हूं कि या काम करने की जरूरत है? इस तरह का जो बयान है, हाँ, उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। नहीं तो सवाल ये है कि शिवाजी सरकार हो या फिर उस दिन हम सीरियस लेंगे जिस दिन ये कह दें, क्योंकि हमें इसलिए कि हमने वो किताबें पढ़ी हैं, हमारे पास हैं वो किताबें जो गुलवारकर ने लिखी है, उस सलवारकर की राइटिंग्स की पूरी मेरे पास लाइब्रेरी भरी हुई है। हमने पढ़ा एक एक लफ्ज उसका कि हिंदुस्तान में रहना है तो बगैर राइट्स के रहना होगा। उसका खर्चे को कौन निकालेगा? उसको कौन दिल से निकालेगा? भागवत निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि भागवत जी जो है वो उनकी सोच, मुझे मुमकिन है कि उनकी सोच बहुत पॉजिटिव तो हो, वो यही बात तो कह रहे हैं। लेकिन वो जिस संगठन में हैं, हाँ, उनको शुरुआत वहां से करना चाहिए था। मुझे याद है सुदर्शन जी जब थे उन्होंने शुरुआत करी थी और हम लोग मिले थे सुदर्शन जी से, उन्होंने शुरुआत करी थी और कन्फेस किया था। वो मर गए बेचारे, उनका टर्म खत्म हो गया। तो हमको, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सीरियसली एक्सेप्ट कर लें, हमने कब नहीं कहा कि हिंदू हमारा बड़ा भाई है, वही तो चलाएगा मुल्क को। हम कब कह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, हमें गृह मंत्री बना दो, हमें ये बना दो, हमें ये बना दो? अरे इस कौम ने तो सिर्फ अपने वजूद को बचाने की कोशिश करी। हमारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। हम कहीं है ही नहीं, न नौकरियों में है, न बिजनेस में है। कभी जिम्मेदार थे, आज आपके मजदूर हैं। लेकिन आपके खेत खलियान देखते हैं, आपके गाड़ियों के पंचर बनाते हैं। हाँ, हमसे क्यों इतनी नफरत की जाती है? मैं ये समझने से कासिर हूँ। बिल्कुल अजीत साहब, अगर उनके बयान को देखा जाए, वो तो ये कह रहे हैं कि देश में विकास तभी मुमकिन हो पाएगा जब पूरी तरह से जो है एकता का माहौल हो, हिंदू मुस्लिम बराबर से आगे बढ़ रहे हो, तब जाकर के चीजें होंगी। देखिए, ये बिल्कुल उनकी सही बात कि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता अगर माहौल अच्छा नहीं। अगर दिलों में खौफ है, एक दूसरे से नफरत है, तो समाज कैसे उठेगा? जब समाज नहीं उठेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने देख लिया डेवलपमेंट क्या हुआ है, हम कहाँ खड़े हैं? नहीं तो यही बात श्याम जाजू कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये एक महज जुमला है और सिर्फ बयानबाजी वो हो रही है, तो अगर भागवत जी आज भी अपनी संगठन के लोगों को यही एड्रेस कर दें और तंबीह कर दें, तो मैं ये समझूंगा ये जुमला नहीं है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं सबसे पहले उनके हाथ जाकर चूम लूंगा। आपको खोट लगता है उनके बयान में कि आप नए हिंदुस्तान को बनाने जा रहे हैं, लेकिन अपने संगठन को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं तो आपको उनकी नीयत में खोट लग रहा है। बंदराता फिर रहा है। अंदर साहब, मैं मुझे कह लेने दीजिए, मेरे बहुत अजीज और बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं। मैं समझता हूं कि
गुफ्तगू आपस में होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के दिलों को समझना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी। हो सकता है आपको तकलीफ पहुंचे, मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि हम किस दौर में। मैं 76 साल की उम्र क्रॉस कर चुका हूं। मैंने कभी ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखा। दुनिया के कोई ऐसे बड़े मुल्क हैं जहां मैं नहीं गया हूं, जहां मैंने वक्त नहीं लगाया। मैं अपने मुल्क में मरना चाहता हूं और अपने मुल्क में पीसफुल तरीके से मरना चाहता हूं, अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मरना चाहता हूं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। मैं श्याम जी से भी कहना चाहता हूं, सरकार साहब से भी कहना चाहता हूं, कभी हमारे दिलों में छान के तो देखा होता, क्या मिलेगा आपको? अरे हम तो, अगर आपके कॉम्पिटिटर होते तो हमें जरूर सलाह दे देते आप। हम नहीं है आपके कॉम्पिटिटर, हमने कुछ मांगा ही नहीं है आपसे। फिर किराएदार, आप मकान नहीं ले सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर जो आदमी ये कंट्रोल कर सकता है, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और संघ का सरकार, ये दो वो लोग हैं जो इस यहाँ माहौल बना के विश्वास पैदा करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी ये घुमाओ फिराओ, इलेक्शन जीतना और इलेक्शन हारना, अरे इलेक्शन तो आप जीत ही जाएंगे, इसलिए कि जब तक मुसलमान मौजूद है आप इलेक्शन नहीं हारेंगे, आप हमेशा जीतेंगे। कभी कब्रिस्तान आएगा, कभी शमशान आएगा, कभी 3 तलाक आएगी, कभी कश्मीर आएगा, कभी पाकिस्तान आएगा। जब तक हम हैं आप जीतते रहेंगे। हमें बिल्कुल इससे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी, आप ही जीतेंगे। अब आप बनाइए समाज, अब आप बनाइए हिंदुस्तान को, उस हिंदुस्तान को जिसको हमारे बुजुर्ग निकाल के लाए थे और कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। अब उसको बढ़ाइए आप। ठीक है श्याम जी। जी, जहां तक आदिब साहब बता रहे हैं, संघ में संघ के कार्यकर्ताओं के सामने बोलने की बात अलग और पब्लिक मंच पे बोलने की बात अलग, ऐसा कभी संघ का आज तक का व्यवहार रहा नहीं। उल्टा कई बार संघ के हितैषी राजनीतिकों ने भी संघ को कुछ सलाह देने की कोशिश की कि आप बोलने के लिए ये भाषा का प्रयोग करो, ये करो। संघ ने कभी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे है वैसे है। संघ ने जब कभी नफरत क्रिएट करने के लिए लोगों को उद्युक्त नहीं किया। संघ ने कभी आपस में भाईचारा और मोहब्बत की बातें की है। दंगा फसाद बढ़ाने का प्रशिक्षण कभी संघ में दिया गया नहीं। तो उनके सामने ये बातें बोलने की जरूरत क्या है? और जिस मंच पर वो बोले हैं वो मंच कोई संघ से छोड़कर अलग था क्या? ठीक है, कोई हमारे भाई ने किताब लिखी, उसका विमोचन था। संघ के प्रचारक हो या मोहन भागवत जी हो या इंद्रेश जी हो, ये जहां जहां भी बोलते हैं वो संघ का ओपिनियन होता है, उसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है। संघ को ये कहना नहीं पड़ता कि नहीं वहां के लिए बोलना, वो बोल दिया हमने। इस प्रकार का उसका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मन से, दिल से दी गई बात है। भागवत जी ने जो कही है, इतना बड़ा जो मुस्लिम समाज भी है देश का, उसको कहीं जाकर हम समुद्र में डुबाने वाले नहीं है। नहीं तो ये बीजेपी जी, तो ये बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बीजेपी शासित या और दूसरे जो राज्य हैं जहां पर इस तरह से लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, जाहिर है कि लिंचिंग में देखिए सिर्फ वन साइडेड चीजें नहीं होती है। कई जगह ऐसी घटनाएं भी आई कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, कई जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को भी मारा है। तो ये जो लिंचिंग की घटनाएं हैं, और जाहिर है कि कोई भी बेकसूर मारा जाता है, ये दुख और अफसोस की बात है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो ऐसे में क्या जो बीजेपी शासित राज्य है या सरकारें हैं या नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है, वो उनके इस बात पर किसी तरह का स्टेप उठाएगी या उसे एक तरह से अपने लिए दिशा निर्देश के तौर पे देखेगी? एज ए बीजेपी के पदाधिकारी के नाते भी मैं आपको कह सकता हूं, बीजेपी शासित राज्यों में कहीं भी इस प्रकार का माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भेद कर या कोई इस प्रकार की घटना को लेकर गुनहगार को शासन देने में कोई कोताही बरती है, ऐसा एक भी इंसिडेंस आपको नहीं मिलेगा। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जब ऊपर से बोलते हैं ये हमारी पॉलिसी है, उसी को सब इंप्लीमेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातों का कोई समर्थन करना चाहिए। देश को आगे ले जाना, देश आत्मनिर्भर बनाना और देश का विकास करना, यही सबका एजेंडा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका विकास सबको साथ में ले जाकर ही करना पड़ेगा।
ना गुजरात में कभी दंगा फसाद हुआ है, ना मोदी जी के उपस्थिति में इस कार्यकाल में कहीं दंगा फसाद हुआ है। लेकिन एक बात ये भी सच है श्याम जाजू जी कि जब झारखंड में जो मॉब लिंचिंग करने के आरोपी थे उनको रिसीव करने के लिए जेल के अंदर केंद्रीय मंत्री पहुंचता है और फूलों का हार पहनाया जाता है। ये भी जो है क्या कहते हैं, लोग जानते हैं कि आगरा में जिस तरह से नफरत की बात कही गई और उसके बाद जो है वो तमाम जो नेता है उनको बाकायदा सम्मानित किया जाता है। ये भी तो चीजें होती हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो होना चाहिए, जिस बात को यहाँ पर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। नहीं, कहीं तो भी देश में कई एक दुख का ऐसी घटना हो जाए और उसको इस विचारधारा से जोड़ना इस विचारधारा पर अन्याय होगा। ये विचारधारा ऐसी है, आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन के रूप में आरएसएस को जाना जाता है और आरएसएस के शाखा जो ओपन मैदान में लगती है, वहां किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है और आज तक किस प्रकार के लोग आरएसएस ने दिए है, पूरा देश जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको नए भूमिका में जो आज तक प्रिजुडाइज रहे हैं, आज तक कांग्रेस वालों ने भी पूरी राजनीति इस पर ही की कि ये लोगों को कायम गाली देते जाओ, हिंदू मुसलमानों में अंतर बढ़ाते जाओ और अपनी वोट बैंक कायम करो। अब तो संजोग से एक अच्छी बात हुई है कि मुस्लिम समाज भी ट्रांसपेरेंटली, प्रामाणिकता से इसको सोच रहा है, इसका स्वागत कर रहा है। भागवत जी के बयान के बाद की सब रिएक्शन में देख रहा हूँ, ये ओवैसी, मायावती, ये पॉलिटिकल लोग छोड़ दो, आम मुस्लिम समुदाय का भी सोचने वाला तबका इसका स्वागत कर रहा है। और अदीप जी ने भी अभी कहा कि वो अगर उनका प्रामाणिकता से दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उनको ये बोलना ही चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बोला है कि कोई पॉलिसी मेकिंग या कोई परसेप्शन बनाने के लिए नहीं बोला है, ये मन से बोला है, ये इस विचारधारा की सोच उसी दिशा में जाती है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे श्याम जी के, जैसे उन्होंने अपनी बातचीत में एक बात कही कि वो वोट की राजनीति में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि कुछ ताकत वो चुनाव में लगाते हैं, यानी कुछ ऐसी अपनी जो है एनर्जी जो प्रचारक है या संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी ताकत लगाते हैं। वो इस बात को भी कहते हैं और वो इस बात को भी कहते हैं कि वो राष्ट्र हित जो भी होगा वो उसके पक्षधर है। ऐसे में ये जो पूरी घटनाएं हो रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो या फिर एक दूसरे पर हमले हो या नफरत की बातें जिस तरह से समाज में हो रही है, इन चीजों को रोकने के लिए अगर वो बयान दे सकते हैं तो क्या सरकारों को वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह से किया जाना चाहिए? संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी में जो ठराव प्रस्ताव पारित होते हैं और उसको समाज में भी सर्कुलेट किया जाता है, सरकारों में भी दिया जाता है, पत्रकार परिषदें भी होती है, तो केवल वो रेजोल्यूशन तक सीमित नहीं है। दैट इज नॉट लिमिटेड अप टू रेजोल्यूशन। उसको व्यवहार में लाने की भी यंत्रणा, एग्जीक्यूशन करने की भी यंत्रणा होती है। और मुझे नहीं लगता कि संघ उस विषय में भी कहीं कोताही बरतता है। जहां तक चुनाव का करने का काम है, तो जो अपनी विचारधारा से सहमति के लोग राजनीति में भी है, उनको समर्थन करना, उनका सपोर्ट करना, ये उनका काम है। हर स्वयंसेवक ये वोटर है, तो इसलिए उसको जागरूकता से वो वोट करना ये भी उसका काम है। तो इसलिए देश के विकास में आगे आने वाले सभी ताकतों को मजबूत करने का काम संघ जैसा संगठन करता है। शिवाजी सरकार, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं और जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनके सामने ये चीज रही होगी जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान देने पर मजबूर हुए और उनको ये कहना पड़ा कि जो भीड़ तंत्र है, जिस तरह से जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, वो लोग हिंदू नहीं है। ऐसे में आप इस पूरे उसको किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, मैं उस मीटिंग में इत्तेफाक से था और ये जो उन्होंने सारी बातें कही, वो ख्वाजा इफ्तिकार साहब ने जो बातें कही, कुछ चीजें उसके जवाब में था। ख्वाजा इफ्तिकार साहब जितना अदीब साहब कह रहे हैं जी, अच्छा, वो जो बातें कह रहे थे इफ्तिकार साहब, और वो शायद अदीब साहब जो बात आज कर रहे हैं वो कहीं उससे भी ज्यादा जी तीखे थे। अच्छा, और जी हाँ, और वो मंच राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का था जो
संघ के ही एक सहयोगी संगठन है। और वहां जब उन्होंने सारी बातें की इफ्तिकार साहब ने, तो उसके जवाब में भागवत जी ने ये बातें कही कि देखिए, समाज में सभी को एक साथ होना पड़ेगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू, उन्होंने साफ साफ तो ये नहीं कहा हिंदू के ही सिर्फ समस्या नहीं है, समस्या जो है पूरे समाज की है। समाज में मुसलमान जो है वो, उनकी भी सोच है, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, आप भी जानते हैं उस बातों को, हम अलग से वो बातें करते हैं। हिंदुओं में भी कुछ तबके ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो जो ऐसी बातें करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक तबका है जिसको शायद हिंदुस्तान की पूरी राजनीति की समझ नहीं है, और इस वजह से जो है वो जो बातें करते हैं उसका जो मतलब है, जो बार बार कह रहे हैं कि क्या अपने मन से बुला के से बातें करते नहीं, ये सारे लोग की बात होती है। उनकी जो आपको मालूम है, जो उनकी जो सुबह की शाखा होती है उसमें बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है संघ का कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन का सिस्टम है, तो उसके जरिए वो बातें होती रहती है। लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे वो चीजें नजर नहीं आती ना। व्यवहारिक तौर पे जो बात उन्होंने कही, एक बड़ी बात कही, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पे वो नजर नहीं आ रही। व्यवहारिक तौर पे देखिए, अब आप ये समझें कि कोई भी हिंदू है तो लगता है शिवाजी सरकार साहब की आवाज साफ हमारे पास नहीं आ पा रही है। अदीप साहब, क्योंकि अब हमारे पास एक लिमिटेड टाइम भी होता है, ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से मुल्क के हालात बने हुए हैं, और जाहिर है कि आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने कहा कि ये पूरा चुनाव को सामने रखते हुए इस तरह की बयानबाजी जो है की गई है, आप क्या किया जाए कि देश में एक बेहतर माहौल पैदा हो सके? तब तक शायद हम ये गलती बार बार दोहराते हैं। ठीक है शिवाजी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अदीप साहब जी, देखिए, जो बात भागवत जी ने कही, जो अभी हमारे साथियों ने बात की है जी, अगर प्रैक्टिकली इस पे अमल हो तो हम तो सबसे पहले पहुंचेंगे। हमने तो ये कहा कि इसलिए हमको यकीन नहीं है कि इस पे कुछ होता नहीं है। हमारे श्याम भाई ने कहा कि हम बीजेपी वाले जो हैं वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कोई फर्क नहीं समझते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अगर माइनॉरिटी है ही नहीं तो फिर आर्टिकल 28, 29, 30, 31 क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये इसीलिए है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि भाई माइनॉरिटी को बचाना है, इसके लिए इतने बहुत से प्रावधान उसमें रखे गए। आर्टिकल ये कहता है। जब उसी आर्टिकल में जो हमारा कांग्रेस पार्टी से क्लैश हुआ कि आर्टिकल 31 में ये कहते हैं कि भाई आप 30 और 31 में कि भाई जो माइनॉरिटी है वो अपने इंस्टीट्यूशन चला सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जामिया नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एनी इंस्टीट्यूशन established by the bill or for benefit of the minority will remain be a minority institution। इसकी डिमांड की, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, आर्टिकल कह रहा है। फिर उनका गवर्नमेंट पैसे देती है, और आर्टिकल 31 ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट पैसे दे या न दे, और उसका सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी मौजूद था, लेकिन नहीं माना गया। 75 साल हो गए। ठीक है, वो फर्क है। लेकिन अगर भागवत साहब
दिल से ये बात कर रहे हैं और कुछ करके दिखा रहे हैं तो लब्बैक कहना चाहिए और जिंदाबाद कहना चाहिए। बिल्कुल, लब्बैक कहना चाहिए, जिंदाबाद कहना चाहिए, कहना चाहिए अगर उस पर अमल कर रहे हैं। हाँ। और अगर ये बोल रहे हैं तो फिर बोलते रहें भाई, हम भी बोलते रहेंगे, वो भी बोलते रहें। अफसोस ये है कि हमारा देश ऐसी जगह आके खड़ा हो गया है कि जहां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक हो गया है। ये नौकरियां ढूंढेंगे या एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेंगे, ये कारोबार करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे, ऐसी जगह हम आके खड़े हो गए। कहना चाहता हूँ अजीत साहब को। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ शिवाजी सरकार। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा अगर इस तरह से चीजें होती रहेंगी? जाहिर है कि देश को जो है क्या कहते हैं आगे भी लेके जाना है, और जिस तरह की बातें हो रही है ये एक चिंता का विषय है, इस पे चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आपका कहना बिल्कुल सही है जी। कि कोई भी तबका अगर कोई बात सही बात करता है तो मैं समझता हूँ बाकी तबकों को भी उस बात को सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। एक चीज जो है अदीप साहब जो बार बार बात कर रहे हैं उसमें एक चीज हर बार छलकता है, कहीं ना कहीं या तो उनके मन में कुछ गुस्सा है या उनके दिल में कुछ शक है कि ये जो बात कर रहे हैं वो बात सही नहीं है। अब सवाल ये है, जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और उस दिन जब भागवत जी ने बात यही की हम सबको एक साथ जुड़ के रहना है, हम एक ही समाज में एक ही तरह की सियासत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिटिशियन को हम करप्ट कहते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू पॉलिटिशियन ही करप्ट होते हैं, दूसरे पॉलिटिशियन नहीं करप्ट होते। तो समाज के में अगर एकता लाना है तो समाज के सारे लोगों को एक साथ होना है, एक साथ बातें करनी है। अगर हम डायलॉग, देखिए उन्होंने डायलॉग का प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की, तो डायलॉग के शुरू करने के प्रोसेस को हम अगर शक की निगाह से ही देखें तो डायलॉग तो कभी शुरू नहीं हो सकता। और दूसरी चीज एक मैं और चीज बता दूं, कहीं ना कहीं अदीप साहब के बातों से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं 1947 को जो है अभी तक हम भूले नहीं। मैं 1947 के सारे इतिहास में नहीं जाना चाहता, बस 1947 जो है उससे बड़ी कोई दुर्घटना आज तक पूरे मैं समझता हूँ कि कायनात में कहीं नहीं हुई है। इस तरह से प्लान्ड वे में 10 लाख या उससे ज्यादा लोग मारे गए और उसमें हिंदू मुसलमान सभी रहे। अगर उसी माइंडसेट से हम काम करते रहे, और हम भागवत जी हो सकता है, मैं भी इत्तेफाक हो सकता है, न रखता हूँ भागवत जी, पर मैं एक चीज मानता हूँ, उन्होंने कहा है आओ बात करो। तो मैं बात करने में क्या परेशानी है? शक सुबह तो बातों से ही दूर होगी, और उसमें देवबंदी और बरेलवी वो भी सब आके बात कर सकते हैं, उसमें क्या मुश्किल है? कोई हम इसी मुल्क के हैं, इसी मुल्क में रहेंगे, हमारे डीएनए की उन्होंने बात की, हम डीएनए की बात छोड़ देते हैं, पर हमें तो आस पड़ोस ही रहना है, आस पड़ोस रहना है, आस साथ रहना है, साथ काम करना है, सब कुछ साथ करना है। तो हमें जो डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में कश्मीर से भी जो शुरू हो रहा है, और उन सारी चीजों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अजीत साहब के मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट है कि नहीं ये लोग खराब हैं तो खराब ही रहेंगे। हो सकता है ये लोग खराब रहे हों, मैं नहीं कहता कि वो खराब नहीं, लेकिन ये गुस्सा भी हो सकता है अगर होना चाह रहे हैं जी, मौका दीजिए। ठीक है। श्याम जाजू जी, श्याम जी, आपसे आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये शिवाजी सरकार साहब भी ये कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला चलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अगर इस तरह की चीजें समाज के अंदर पैदा हो रही है तो वो कौन दूर करे, कैसे दूर करे, क्या इसके लिए जरूरी है ये उम्मीद करना कि माइनॉरिटी ही पहल करे, सरकारों की तरफ से पहल नहीं हो सकती? निश्चित रूप से समाज का माहौल बनाने में मदद करने का काम सरकार करती है। सरकार कानून से चलती है, कानून के आधार पर चलती है, पर कानून को इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना समाज का काम। समाज में एनवायरनमेंट बनाना और कानून का संरक्षण करते हुए माहौल में सामंजस्य बनाना, ये बहुत बड़ा काम समाज में काम करने वाले समाज धुरीणों को भी करना पड़ता है। मुझे याद है जब मेरे गांव में महाराष्ट्र में एक बड़ा दंगा हुआ, और उस दंगे के बाद आज तक दंगा नहीं हुआ। उस दंगे के बाद हमने जो गांव से पैसा इकट्ठा किया और वहां जो
जिनको नुकसान हुआ था, ऐसे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सबको एक कमिटी बनाकर, इसमें सरकार ने रोल नहीं किया, हमारे एनजीओ ने रोल किया, हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और पूरा गांव बसाने में वापस मदद की। तो आज तक वापस उस दिन से मेरे गांव में दंगा नहीं हुआ है। ये व्यवहार में करके दिखाना पड़ता है। इससे बातें प्रूव होती है कि समाज नफरत से नहीं मोहब्बत से आगे जाएगा। और इसमें समाज धुरीण, विचारवंत, इन सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। जब हम ही नफरत पैदा करना और ये दरारें दूर करने की बातें करेंगे तो समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। राजनीतिक लोगों का जो अपना लिमिटेड उसमें रोल है, सरकार की उसमें भूमिका है, पर समाज में काम करने वाले, सोचने वाले, समझने वाले सभी लोगों को अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। समाज खड़ा करने में सबको साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी साहब आपका, शिवाजी सरकार साहब आपका, और मोहम्मद अतीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि समाज को अगर बेहतर बनाना है तो तमाम गले शिकवों को दूर करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। और एक बात बारी साहब कहना चाहता हूँ, हमारे श्याम जी ने बहुत अच्छी बात की है। समाज को अगर बेहतर बनाना है, ये गंदगी आई है इलेक्शन से। इलेक्शन जीतने की चाहत जो है वो कभी कास्ट की लड़ाई लड़ती है, कभी हिंदू मुसलमान की लड़ती है। जिस दिन इस देश में रोजी रोटी पे इलेक्शन होने लगा, समाज उसी दिन खड़ा हो जाएगा। कोशिश करें हम कि इलेक्शन रोजी रोटी पे लड़ें, पेट पे लड़ें। अदीब साहब हर इलेक्शन जो है आज तक रोजी रोटी पे ही लड़ी जाती रही है, पर रोजी रोटी एक दूसरे से छीनने के लिए मजहब का इस्तेमाल भी होता रहा है। लेकिन अब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है बम्पर तरीके से। बस उसी से गड़बड़ होती है, वहीं से समाज बिगड़ता है। इन्हीं चीजों को दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब और शिवाजी सरकार साहब और श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे के जो बीच में गिले शिकवे हैं उनको दूर करके, तभी समाज में जब तक एकता नहीं बन जाती तब तक कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आदाब।